रम्पलस्टिल्टस्किन। एक बार एक गहरे अंधेरे जंगल के किनारे पर एक छोटा राज्य था। उस जंगल में रहने वाले दुष्ट शैतान के बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं। फिर भी उस राज्य में लोग खुश थे, जिस पर एक बुद्धिमान और जवान राजा राज्य करता था। वहाँ एक गरीब चक्की वाला अपनी बेटी के साथ रहता था, जो बहुत खूबसूरत थी। पर वो चक्की वाला बहुत बातूनी और बड़बोला था। उसकी आदत थी वो दूसरों को हर बात बढ़ा चढ़ा कर बताता। उसने बहुत से लोगों को बहुत बार बेवकूफ बनाया था और उन्होंने राजा से इस बारे में उसकी शिकायत की। राजा ने उसे सबक सिखाने की सोची और उसे मिलने के लिए बुलवाया। मेरे प्रिय महाराज, धन्यवाद मुझे आपसे मिलने का सम्मान देकर। क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं आपको अपनी बेटी और अपने बारे में बताना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं, बताओ मुझे। मेरी एक बेटी है जो इस संसार की सबसे सुंदर लड़की है, और उससे भी बड़ी बात है कि वो भूसे से सोना काट सकती है। ये तो एक कला है जो मुझे अवश्य पसंद आएगी। यदि तुम्हारी बेटी इतनी निपुण है तो उसे मेरे महल में ले आओ ताकि मैं उसकी परीक्षा ले सकूं। हाँ महाराज, अवश्य महाराज, जो आज्ञा। चक्की वाला घर गया और अपनी बेटी से पूरा हाल कह सुनाया। मैंने कितनी बार आपसे कहा है, किसी से झूठ मत बोलो। आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। पिता निरुत्तर हो गया और अपने आप पर शर्मिंदा था। दोनों महल के लिए निकल पड़े, आने वाली विपदा का सामना करने के लिए। ओह, स्वागत है श्रीमान चक्की वाले, स्वागत है सुंदर लड़की। तुम सचमुच उतनी सुंदर हो जितना तुम्हारे पिता ने कहा था, और मुझे उम्मीद है तुम भूसे से सोना काट सकोगी। चलो और फिर समय बर्बाद ना करें, मेरे साथ आओ। राजा स्वयं उसे एक कमरे में लेकर गया जो भूसे से भरा था और उसे चरखा और तकली दी। अब काम पर लग जाओ और कल तड़के सुबह तुमने अगर ये काता नहीं और भूसा सोना नहीं बना तो तुम और तुम्हारे पिता को मरना होगा। पहरा दो, ध्यान रहे कि वो यहाँ से भागने न पाए। बेचारी चक्की वाले की बेटी जान नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसका तनाव इतना बढ़ गया कि वो रोने लगी। अचानक एक तेज रोशनी की किरण चमकी और एक डरावना सा बौना आदमी वहाँ प्रकट हुआ। गुड इवनिंग चक्की वाले की बेटी, तुम रो क्यों रही हो? ओह, मुझे इस भूसे से सोना काटना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूं। तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं ये तुम्हारे लिए काट दूं? मैं तुम्हें ये हार दे दूंगी। उस बौने ने वो हार ले लिया, खुद को चरखे के सामने बिठाया और वर्र 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 3 बार चरखा घुमाया और फिरकी भर गई। फिर उसने भूसे की एक और पुनी ली और वर्र 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 3 बार चरखा घुमाया और फिरकी भर गई। तो वो सुबह तक यही करता रहा। सारा भूसा काट लिया गया था और सारी फिरकियां सोने से भरी थीं। धन्यवाद बौने आदमी। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? क्या है तुम्हारा नाम? वो बौना हंसा और तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। सुबह होते ही राजा वहाँ आया और सोने को देखकर हैरान रह गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं सोच रहा था तुम्हारा बड़बोला पिता मुझसे झूठ बोल रहा है। अब तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। चक्की वाले की बेटी ने सोचा कि राजा अब उसे इनाम देगा और घर जाने देगा शांति से। पर शाम को लालची राजा उसे एक और कमरे में ले गया जो भूसे से भरा था और वो पहले कमरे से कहीं ज्यादा बड़ा था। यदि तुम्हें अपनी और अपने पिता की जान की परवाह है तो तुम्हें आज रात ही इस सब को काट कर सोना बनाना होगा। लड़की को पता नहीं लग रहा था कि क्या करे, इसलिए वो रोने लगी। जल्दी ही वो बौना फिर से कमरे में प्रकट हुआ।
रोना बंद करो लड़की। तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं सारा भूसा काट कर सोना बना दूं? लड़की ने कुछ देर सोचा और अपनी उंगली की सोने की अंगूठी पर गौर किया। अब उसके पास देने के लिए केवल यही बहुमूल्य चीज थी। मेरी उंगली से ही अंगूठी ले लो। उस बौने ने वो अंगूठी खींच ली और चरखा काटने लगा, गोल गोल घुमाते हुए। अगली सुबह तक सारा भूसा काट लिया गया था, चमचमाते सोने में। बहुत बहुत धन्यवाद बौने आदमी। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो प्लीज? वो नन्हा आदमी हंसा और गायब हो गया। राजा अंदर आया और नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्या बात है, तुम हमारे राज्य के लिए वरदान हो। तुम्हारे हुनर की तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। प्लीज जाओ और थोड़ा आराम करो। मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। सूर्य अस्त होने पर राजा उस लड़की के पास आया और उसे फिर ले गया एक और भी बड़े कमरे में जो भूसे से भरा था। ये भी तुम्हें एक ही रात में काटना होगा। अगर तुम इसमें सफल होती हो तो तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा। मुझे तुमसे बेहतर इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही वो लड़की अकेली रह गई, वो बौना तीसरी बार प्रकट हुआ। तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं इस बार ये भूसा तुम्हारे लिए काट दूं? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, रो मत। फिर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे अपना पहला बच्चा दोगी अपने रानी बन जाने के बाद। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय हाँ कहने के। मुझसे वादा करो कि तुम अपना वचन नहीं भूलोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। वो बौना पूरी रात काटने लगा, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से। सारा भूसा सोने में काट दिया गया था। जैसे ही उसने रात का अपना काम पूरा किया, वो हंसा और तुरंत गायब हो गया। सुबह राजा आया और उसने पाया कि उसकी इच्छा अनुसार सारा काम हो गया था। ओह, क्या बात है, तुमने खुद को काफी साबित किया। मैं कल तुमसे शादी करने वाला हूँ। चक्की वाले की सुंदर बेटी रानी बन गई। एक साल में वो एक बच्चे को इस संसार में लाई। वो उस बौने को दिया गया अपना वादा भूल गई। एक दिन जब वो अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में अकेली थी, अचानक वो बौना उसके कमरे में प्रकट हुआ। क्या तुम अपना वादा भूल गई रानी? नहीं, मुझे अभी भी वो याद है, पर मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकती हूँ? मैं अब रानी हूँ। तुम कुछ भी मांग सकते हो, जो भी चाहो, सिवाय मेरे बच्चे के। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। नहीं, मैं कुछ जीवित चाहूंगा बजाय संसार के सारे खजाने के। ओ बौने आदमी, मैं इसके लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज प्लीज। उस बौने को उस पर दया आ गई। उसने एक कड़ी शर्त रखी कि वो उसका नाम पूछे। मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा और उस समय के अंत तक तुम मेरा नाम न बता पाओगी तो तुम्हें वो बच्चा मुझे देना होगा। धन्यवाद बौने आदमी, मैं तुम्हारा आदरणीय नाम ढूंढ कर रहूंगी। ठीक है, फिर मैं कल वापस आऊंगा। रानी ने पूरी रात सोचते हुए बिता दी, सभी नामों के बारे में जो उसने कभी सुने थे। अगले दिन उसने एक संदेशवाहक को भेजा कि दूर दूर जाए और सभी संभावित नामों का पता लगाए। वो बौना वापस आया। तो क्या तुमने अंदाजा लगा लिया मेरे नाम का? हाँ, क्या तुम्हारा नाम कैस्पर है? ये मेरा नाम नहीं है। क्या तुम्हारा नाम मेल्क्वायर है? ये भी नहीं है। बेल्थेज़ार?
नहीं। रानी ने वो सब नाम दोहराए जो वो जानती थी और वो पूरी सूची दोहराई जो उसे संदेशवाहक ने दी थी, पर हर नाम के बाद वो बौना उस पर हंसा और कहा नहीं। ये बहुत हो गया एक दिन के लिए, मैं कल वापस आऊंगा, तैयार रहना। दूसरे दिन रानी ने संदेशवाहक को आसपास के राज्यों में भेजा कि सबसे ज्यादा असाधारण और एक वचन वाले नाम खोजे। वो बौना शाम को वापस आया। रानी अपनी सूची लेकर तैयार थी। शायद तुम रिलिस रिब्स हो? नहीं, वो मेरा नाम नहीं। शिप शॉक्स? ये भी नहीं है। स्पिंडल शैंक्स? नहीं। रानी ने वो पूरी सूची दोहराई, पर हर नाम के बाद नन्हे आदमी ने कहा नहीं। कल अंतिम दिन है मेरी रानी, और मुझे नहीं लगता तुम अपने बच्चे को बचा सकती हो। रानी चिंतित हो गई, पर तीसरे दिन उसने उस संदेशवाहक से कुछ अजीब सी बात सुनी। मैं एक भी नया नाम नहीं ढूंढ पाया हूँ महारानी जी, पर जब मैं जंगल से गुजर रहा था, मैंने ऊंचे पर्वत पर एक छोटा सा घर देखा और उस घर के बाहर आग जल रही थी और आग के गिर्द में नाच रहा था एक मजाकिया बौना, और वो एक टांग पर उछल रहा था और वो गाना गा रहा था। आज मैं भूनूंगा, कल मैं पकाऊंगा, परसों आएगा रानी का बेटा, और मैं खुश हूँ कि किसी को पता नहीं चला कि मेरा नाम है रम्पल्स्टिल्टस्किन। बस यही। तुम नहीं जानते मुझे कितनी राहत मिली है। रानी ने तुरंत अपना हार खींचा और उस संदेशवाहक को इनाम के रूप में दिया। कुछ देर बाद वो बौना फिर आया। अब रानी बताओ, मेरा नाम क्या है? क्या तुम हो जैक? नहीं। क्या तुम्हारा नाम हैरी है? नहीं। तो शायद तुम्हारा नाम होगा रम्पल्स्टिल्टस्किन। उस शैतान ने तुम्हें ये बताया। उस शैतान ने तुम्हें ये बताया। अपने गुस्से में उसने अपने दाएं पांव को इतनी जोर से पटका कि वो जमीन में चला गया, उसके घुटने के ऊपर तक। फिर उसने अपना बायां पांव अपने दोनों हाथों से पकड़ा, इतने गुस्से में कि उसने इसके 2 और 3 टुकड़े कर दिए, और ये अंत था रम्पल्स्टिल्टस्किन का। और रानी इसके बाद हमेशा अपने बच्चे और राजा के साथ राजी खुशी रहने लगी। थम्बलीना। एक समय की बात है, एक महिला रहती थी और वो अकेली ही थी। उसे हमेशा एक बेटी की चाह थी, तब से जब वो स्वयं एक छोटी बच्ची थी। एक सुहानी सुबह वो पौधों को पानी दे रही थी और रो रही थी, ये सोचते हुए कि अगर उसके पास एक छोटी बच्ची होती जिसके साथ वो खेल सकती। एक फेरी गॉड मदर उसके सामने प्रकट हुई। क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम रो क्यों रही हो? मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि मेरी एक छोटी बच्ची हो। प्लीज, क्या आप मुझे बता सकती हैं ये मुझे कहाँ मिलेगी? मैं बहुत दुखी हूँ। ओह, फिक्र मत करो, यह आसानी से किया जा सकता है। फेरी गॉड मदर ने अपनी जादुई शक्तियों से एक बीज पेश किया उसके सामने। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने देखा, ये कोई साधारण बीज नहीं है जो खेतों में उगता है। इस बीज को चाहिए बहुत सारा प्यार और अपनापन। इसे एक गमले में लगा दो और देखो क्या होता है। और याद रखना, इसे खूब सारा धूप देना। ओह धन्यवाद परी माँ, आप कितनी उदार हैं। उसने वो बीज एक गमले में बो दिया और उस गमले को खिड़की पर रख दिया ताकि उसे काफी धूप मिल सके। वो जल्दी उगकर एक बढ़िया सा बड़ा फूल बन गया जो काफी हद तक टुलिप जैसा ही लगता था। उस औरत ने उसे प्रेम से पोषण दिया और हर दिन उसे सींचा। एक दिन उसने धीरे से उसकी अधखुली पंखुड़ियों को चूमा और जैसे जादू हो गया, वो फूल पूरी तरह खिल गया और अंदर बैठी थी एक नाजुक और सौम्य छोटी सी लड़की। ये मेरी बच्ची है।
मेरी बेटी। मैं इसे थम्बलीना बुलाऊंगी। वो मेरे अंगूठे के आकार से ज्यादा बड़ी नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरी बच्ची, और तुम्हारा नाम है थम्बलीना। उस फूल ने उसे एक छोटी बच्ची दी थी जिसका वो सपना देखा करती थी। उसके पास अखरोट का खोल था जो उसके लिए पालने का काम करता था, बैंगनी पंखुड़ियां उसका गद्दा, और उसने गुलाब की पंखुड़ी अपने कंबल के रूप में खींच ली। दिन में वो ट्यूलिप की पंखुड़ी की कश्ती में खेला करती, जो पानी की एक प्लेट में तैरती थी, और वो स्वयं चप्पू चलाती, इस किनारे से उस किनारे जाती। वो 2 चप्पू सफेद घोड़े के बाल से बने हुए थे। ये सचमुच बहुत ही प्यारा नजारा था। एक रात वो अपने अखरोट के पालने में गहरी नींद में सो रही थी। तभी खिड़की के शीशे के छेद से एक बड़ी मेंढकी आ धमकी। ये कितनी सुंदर है। ये सचमुच मेरे प्यारे बेटे के लिए सही दुल्हन होगी। और उसने वो अखरोट का खोल उठा लिया जिसमें छोटी सी लड़की सोई हुई थी, और थम्बलीना को उसने पानी में एक कमल के पत्ते पर रख दिया, तालाब के बीचों बीच। हमने उसे कमल के पत्ते पर रख दिया है। वो अब कभी भी हमसे बचकर नहीं भाग सकेगी। अकेली उस कमल के पत्ते पर छोड़ दी गई थम्बलीना बैठकर रोने लगी। वो मेंढकी के उस भद्दे बेटे को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। किसी भी तरह मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझसे ऐसा नहीं कह सकते। दूसरी ओर थम्बलीना की माँ ने उसे घर के हर कोने में ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसे ढूंढ न सकी। वहां मछलियों का एक झुंड था जो पानी में उसके नीचे तैरती थी। उन्होंने मेंढकों को देखा था और उनकी बातचीत सुनी थी। उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। इस बीच मेंढकी और उसका बेटा विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। मछलियां हर तने के गिर्द इकट्ठी हो गई और उसे कुतरने लगी अपने दांतों से। पत्ता तने से अलग हो गया और थम्बलीना बहने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। थम्बलीना चली गई, बहुत दूर, जहां मेंढक उसे ढूंढ नहीं सकते थे। थम्बलीना बहुत जगहों से बहते बहते गुजरी, जहां नन्ही चिड़ियों ने उसे देखा और कहा, कितनी सुंदर लड़की है। जब अंधेरा बढ़ने लगा, उसने स्वयं को एक पत्ते से लपेट लिया और वो सो गई। पर अगली सुबह वो एक ऐसी जगह उठी जहां सूरज पानी पर अपनी किरणें फेंक रहा था और वो सोने की तरह चमक रही थी। वो झरने के अंत की तरफ बढ़ रही थी कि तभी एक बड़ा सा टिड्डा ऊपर से उड़कर आया। ओह, ये तो कितनी खूबसूरत लड़की है, मुझे इसे बचाना ही होगा। तुरंत ही उसने अपने पंजे उसके इर्द गिर्द फैलाए और उसे दूर ले गया एक दूसरे स्थान पर। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं श्रीमान? मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। कुछ देर बाद जब वो टिड्डे के घर पहुंचे, वो सारे टिड्डे जो उस पेड़ पर रहते थे देखने आए कि कौन आया है। दोस्तों, इस खूबसूरत लड़की को तो देखो, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। उसकी केवल 2 ही टांगे हैं, कितनी भद्दी लग रही है ये। देखो, इसके 2 हाथ भी हैं। कितनी शर्म की बात है, वो बिल्कुल एक इंसान के जैसी लग रही है। कितनी बदसूरत है वो। मिस्टर बग उनके साथ सहमत हो गया और अंत में वो उसे छोड़ आया किसी घने जंगल में। सर्दियां शुरू हो गई, बर्फ पड़ने लगी और बेचारी लड़की ठंड में ठिठुरने लगी। ये उसके लिए भयंकर सर्दी का वातावरण था। वो चलती गई, खाना और पनाह ढूंढती हुई। जल्दी ही वो एक छोटे से कॉटेज की तरफ पहुंची। उसने कॉटेज के बड़े से दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। बाहर आया एक खेत का चूहा जो उस कॉटेज में रहता था। कौन हो तुम, नन्ही सी बच्ची? मैं जंगल में खो गई हूँ।
मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। तुम मेरे घर आ सकती हो और मेरे साथ खाना खा सकती हो। तुम्हें गर्मी महसूस होगी, पर उससे पहले क्या तुम अपना नाम बताओगी? मैं थम्बलीना हूँ। थम्बलीना अंदर गई और कॉटेज गर्म और आरामदेह था, जहाँ पूरा स्टोर रूम अनाज से भरा पड़ा था और वहाँ एक किचन भी था पेंट्री के साथ। धन्यवाद मुझे खाना और रहने के लिए जगह देने के लिए। तुम पूरी सर्दियाँ मेरे साथ रह सकती हो। मिसेस माउस, आप बहुत दयालु हैं। वो चूहिया थम्बलीना की सुंदरता से इतनी प्रभावित थी कि वो चाहती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहे। आज वीकेंड है और आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। हर हफ्ते एक बार मेरे पड़ोसी मुझसे मिलने आते हैं। जल्दी ही घंटी बजी और वहाँ खड़ा था एक छछूंदर। वो उनसे मिलने आया अपने काले मखमली कोट में। छछूंदर ने उसकी आवाज सुनी और वो उसकी मधुर आवाज का दीवाना हो गया। उसने उससे विवाह करने का फैसला किया तो वो चूहिया के पास गया और कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी सारी धन दौलत और मेरा खाना दे दूंगा अगर तुम मुझे इस लड़की से शादी करवा दो तो। चूहिया उस अमीर छछूंदर को ना नहीं कह सकती थी। ठीक है, तो मैं तैयारियां शुरू कर देता हूँ। हाँ। थम्बलीना छछूंदर से शादी नहीं करना चाहती थी, तो अगली सुबह उसने भाग जाने का फैसला किया। जब वो जंगलों में भटक रही थी, उसे एक घायल पक्षी मिला जो जंगल में पड़ा था। बेचारा पक्षी, वो जरूर ठंड में मर गया होगा। और वो नजदीक गई। उसने देखा कि पक्षी जीवित था, वो बस घायल हो गया था। तुम ठीक हो पक्षी? ओ नहीं, ये तो जख्मी है। थम्बलीना ने नन्हे पक्षी की मदद करने का फैसला किया और कुछ पट्टियां और दवा लाई उस पक्षी के लिए। फिक्र मत करो पक्षी, तुम ठीक हो जाओगे। नन्ही चिड़िया उड़ सकने लगी जैसे ही उसने पट्टी बांधी। अलविदा प्यारे नन्हे पक्षी। धन्यवाद प्यारी नन्ही बच्ची, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जल्दी ही उसने चूहिया और छछूंदर को आते देखा, उसका नाम पुकारते हुए। ओ थम्बलीना, कहाँ हो तुम? थम्बलीना ने उनकी आवाजें सुनी और उसने पक्षी को बताया, मिसेस माउस चाहती है कि मैं मिस्टर मॉल से शादी कर लूं। प्लीज, क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जा सकते हो? मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। मेरे पास एक तरकीब है। चलो जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, जल्दी। बाय मिसेस माउस, हर चीज के लिए धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। छछूंदर और चूहिया हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने थम्बलीना को उड़ते हुए जाते देखा। पक्षी उसे फूलों के देश में ले गई, जहां सभी प्रकार के फूल थे और गाते हुए पक्षी थे। ये कितना सुंदर है। ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं फूलों का देश। और अब मुझे जाना होगा। धन्यवाद प्यारे पक्षी, आप सबसे अच्छे हैं। थम्बलीना बहुत खुश थी। ये मेरा घर है। इन फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पक्षी कितना सुरीला गा रहे हैं। जैसे ही उसको अपना असली घर याद आया, कैसे उसकी माँ ने उसे पाला पोसा सच्चा प्रेम देकर, वो बहुत उदास हो गई और अब घर जाना चाहती थी। पर अचानक वहाँ फूलों के देश का राजा प्रकट हुआ। उसने थम्बलीना को देखा और उसे उससे प्रेम हो गया। मैं फूलों के देश का राजा हूँ और तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी पत्नी बनोगी? मैं तुम्हें फूलों के देश की रानी बनाना चाहता हूँ। थम्बलीना ने एक पल के लिए सोचा, ये अवश्य एक अलग किस्म का पति था। मेंढकी के बेटे मिस्टर टिड्डे और काले मखमल के सूट वाले छछूंदर से। हाँ, पर अगर तुम मुझे मेरी माँ के पास ले जाओगे और फिर हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। वो मान गया और थम्बलीना के लिए एक उपहार लाया। ये सबसे अच्छा उपहार था।
यानी पंखों की जोड़ी जो एक बड़ी सिल्वर फ्लाई के हुआ करती थी। जब इन्हें उसकी पीठ पर लगाया गया तो वो भी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ने लगी। शादी के बाद राजा और थम्बलीना उड़ गए और माँ का घर ढूंढ निकाला। माँ बहुत खुश थी उन्हें वापस घर पाकर। ओ थम्बलीना, तुम नहीं जानती मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें वापस पाकर। अब मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी माँ। माँ ने दोनों का स्वागत किया और वो राजी खुशी रहने लगे। स्नो वाइट और 7 बोने। एक बार की बात है, बहुत बहुत समय पहले एक राजा और रानी राज्य करते थे एक सुदूर प्रदेश में। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका आदर करते थे। रानी के जीवन में एक ही दुख था कि उसे संतान की इच्छा थी पर उसे ना हुई। एक सर्दियों के दिन रानी बैठी थी एक लकड़ी की खिड़की पर और स्वेटर बुन रही थी। अचानक एक खूबसूरत स्नोबर्ड खिड़की पर आ बैठी, रानी को चौंकाते हुए। चिड़िया ने रानी के ध्यान को भटकाया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। खून की एक बूंद बर्फ पर गिरी उसकी खिड़की के बाहर। जब उसने खून की तरफ देखा तो वो एक शिशु के चेहरे में बदल गई। वो हैरान थी और उसने भगवान से कहा, ओह स्नो गॉड, मेरी इच्छा है कि मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी हो और होंठ खून की तरह लाल हो और बाल काले काले हो। उसके बाद जल्दी ही रानी गर्भवती हो गई और साथ ही वो बीमार पड़ गई। बहुत से लोगों ने उसका इलाज करने की कोशिश की पर वो ठीक नहीं हुई। मेरे प्रिय, चिंता मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। प्लीज उम्मीद मत छोड़ो, भगवान पर भरोसा रखो। हमारा संतान का सपना अब पूरा होने जा रहा है प्रिय। हाँ मेरे प्रिय, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो। स्नो गॉड ने हमें आशीर्वाद दी है, कुछ भी खराब नहीं हो सकता है। जल्दी ही बसंत की बहार आई और सब जगह फूल खिलने लगे। जब वे बच्चे के आने की तैयारी कर रहे थे, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे, रानी और ज्यादा बीमार होती गई। एक सुहानी सुबह थी, सूर्य चमक रहा था जैसे उसी दिन ही सर्दियों की सारी बर्फ पिघल जाएगी। रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया जिसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी, होंठ लहू की तरह लाल और बाल कोयले की तरह काले। मेरी रानी, तुमने आज तक का मुझे सबसे बहुमूल्य उपहार दिया है। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा रानी। आपका धन्यवाद, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाऊंगी। ओह प्रिय, तुम बर्फ की तरह गोरी हो मेरी बच्ची। तुम्हारा नाम मैं स्नो वाइट रखती हूँ। मुझसे वादा करो महाराज कि आप हमेशा इसका ख्याल रखेंगे और मुझसे वादा कीजिए कि आप फिर से शादी करेंगे और मेरे बिना उदास नहीं महसूस करेंगे। मैं हमेशा उसकी देखभाल करूंगा, किसी भी कीमत पर। रोइए मत मेरे राजा। अलविदा मेरे प्रिय, अलविदा। ओ प्रिय, मुझे प्लीज अकेला छोड़कर मत जाओ। कुछ सालों तक राजा बहुत उदास रहा रानी की असमय मृत्यु के कारण। उसने स्वयं स्नो वाइट की देखभाल की, पर ज्यादा समय राजा अपने राज्य के कामों में व्यस्त रहता। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी को प्यार भरी देखभाल की जरूरत है, इसलिए उसने दोबारा शादी करने का फैसला किया। नई रानी बहुत खूबसूरत थी, पर उससे कहीं ज्यादा वो बहुत ही जिद्दी और क्रूर स्वभाव की थी। उसने काला जादू सीखा था, जिससे उसने राजा को अपने वश में कर लिया। उसके पास एक जादू का आईना भी था, जो भविष्यवाणी करता और सच बताता जब भी वो जानना चाहती। मेरे प्यारे आईने, ओ दीवार पर लगे आईने, दिखा कौन है सबसे सुंदर। ओ मेरी रानी, तू ही सबसे सुंदर है। ओ सच में, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बुद्धिमान हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्नो वाइट और खूबसूरत होती गई, पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। वो पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत लड़की बन गई।
लेकिन सौतेली माँ को उसकी सुंदरता से ईर्ष्या होने लगी। आईने, ओ दीवार पर लगे आईने, कौन है संसार में सबसे सुंदर? तुम मेरी रानी, तुम ही सबसे गोरी और सुंदर हो, ये सच है। पर स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने के लिए? क्षमा चाहता हूँ, मुझे केवल सच बोलने के लिए ही बनाया गया है। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने शिकारी को बुलाया। स्नो वाइट को जंगलों में ले जाओ और उसे मार डालो और सबूत के लिए उसका दिल निकाल के ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा। रानी ने स्नो वाइट से कहा कि जंगल में जाकर कुछ जादू के फूल लेकर आए जो उसे और भी ज्यादा सुंदर बना देंगे इस संसार में। वो बेचारा शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, पर लड़की को मारने में उसने खुद को असमर्थ पाया। ओ प्यारी राजकुमारी, तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, पर मैं तुम जैसे सुंदर और दयालु लड़की को नहीं मार सकता। भाग जाओ, जितनी दूर हो सके भाग जाओ और वापस कभी किले की तरफ मत आना। आप बहुत ही दयालु हैं। आपने मुझे नहीं मारा तो मेरी माँ आपको दंड देंगी। मैं किसी तरह उससे निपट लूंगा, लेकिन इस वक्त तुम जाओ। स्नो वाइट जितना हो सकता था तेज भागी। शिकारी ने एक जंगली सुअर का दिल लाकर रानी को पेश कर दिया। अब मैं हूँ सबसे सुंदर। स्नो वाइट उस बड़े से अंधेरे जंगल में अकेली थी और उसे पता नहीं था कि क्या करे और कहाँ जाए। लगता था जैसे वृक्ष आपस में फुसफुसा रहे हों। इसने स्नो वाइट को और भी डरा दिया। वो भागने लगी। वो नुकीले पत्थरों और कांटों पर भागती गई। शाम होते ही कुछ छोटी चिड़ियां उसके गिर्द इकट्ठा होकर उसका स्कार्फ खींचने लगी। उसने महसूस किया कि वे उसे कुछ दिखाना चाहती थीं। वो उन चिड़ियों के पीछे जाने लगी। अचानक उसने एक अजीब सा छोटा सा घर देखा और पनाह के लिए अंदर गई उन चिड़ियों के साथ। घर के अंदर हर चीज छोटी थी पर संवरी हुई। एक छोटे से मेज पर सजा संवरा सफेद मेजपोश बिछा था और 7 छोटी छोटी प्लेटें लगी थीं जिनमें खाना परोसा हुआ था। दीवार से सटे वहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर थे, सब एक कतार में और रजाइयों से ढके हुए। स्नो वाइट को इतनी भूख लगी थी कि उसने कुछ सब्जियां और थोड़ी डबल रोटी खाई हर प्लेट में से और हर छोटे कप से थोड़ा थोड़ा दूध पिया। जंगल में भटकने के बाद वो थक गई थी तो वो एक छोटे बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। अंधेरा होने के बाद उस घर के मालिक 7 बौने घर वापस आए। वे पहाड़ों में सोने की खदानों से सोना निकालते थे। चिड़ियों ने स्नो वाइट को जगाने की कोशिश की पर वो गहरी नींद में थी। जैसे ही वे घर पहुँचे उन्होंने देखा कि वहाँ कोई आया था। ओ, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? मेरी प्लेट में से खाना किसने खाया? मेरे डबल रोटी किसने खाई? और मेरी सब्जियों में से किसने खाया? मेरे फोक का इस्तेमाल किसने किया? और मेरे प्याले में से किसने पिया? पर 7वें बौने ने जब अपने बिस्तर की तरफ देखा तो पाया कि एक सुंदर लड़की वहाँ सो रही थी। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। 7 बौने दौड़कर बिस्तर के पास आए। ओह, क्या बात है? ओह, ये लड़की कितनी सुंदर है। जरा धीरे बोलो, उसे सोने दो, चुप रहो। वे सब उसके बिस्तर को घेरते हुए गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह स्नो वाइट उठी और जब उसने 7 बौनों को देखा वो डर गई। उसका चिल्लाना सुनकर बौने जाग गए। डरो मत हमसे। हम ड्वार्फ हैं, तुम हमारे घर में हो, फिक्र मत करो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्नो वाइट है। तुम हमारे घर के अंदर कैसे आई? स्नो वाइट ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बौनों ने कुछ देर एक दूसरे से बात की और फिर कहा, तुम हमारे लिए हमारे घर की देखभाल करोगी और बिस्तर बनाओगी, खाना बनाओगी, धुलाई, सिलाई और बुनाई, और सब चीज साफ सुथरी और संभाल कर रखोगी। फिर तुम हमारे साथ रह सकती हो और तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जो तुम चाहो। मैं ये पूरे दिल से करूंगी। तो स्नो वाइट खुशी से रहने लगी उन बौनों के साथ। हर सुबह बौने पर्वतों पर चले जाते सोने की तलाश में और शाम को जब वे वापस घर आते स्नो वाइट उनके लिए खाना तैयार रखती और घर सजा संवरा। दिन के दौरान वो अकेली होती सिवाय उन छोटी चिड़ियों के और जंगल के पशुओं के जिनसे वो अक्सर खेलती। आईने दीवार पर लगे आईने, कौन है सबसे सुंदर इस दुनिया में?
तुम मेरी रानी, तुम बहुत सुंदर हो, ये सच है। पर स्नो वाइट जो पर्वतों के पार बौनों के साथ रहती है, वो अभी भी तुमसे 1000 गुना सुंदर है। नहीं, वो गोरी लड़की अब भी जिंदा है। उस शिकारी ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी, पर मुझे अब स्नो वाइट को मारना होगा। पर कैसे? कैसे? मुझे बताओ कैसे? उसने महसूस किया कि उसने गुस्से में आईना तोड़ दिया है। रानी ने सोचा और सोचा, फिर दोबारा सोचा वो कैसे स्नो वाइट से छुटकारा पा सकती है। अंत में उसने कुछ सोचा। वो अपने सबसे गुप्त कमरे में गई, जहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब बनाया, इतने कलात्मक तरीके से कि जहरीला होने के बावजूद वो बाहर से बहुत सुंदर और ताज़ा लगता था। फिर अपने जादू से उसने खुद एक बूढ़ी बेचने वाली औरत का वेश धारण किया और बोनो के घर तक गई, जो पर्वतों के पार था, और दरवाजे पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने खिड़की से बाहर झांका। आप कौन है माँ जी? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? दरवाजा खोलो सुंदर लड़की, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हें ये सेब देना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पति के लिए रोटी खरीद सकूँ। मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकती। 7 बौनों ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। कोई बात नहीं बेटी, लो मैं तुम्हें ताजे और स्वादिष्ट सेब देती हूँ। बदले में मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो वाइट ने वो खूबसूरत और चमकते हुए सेब देखे तो खुद को रोक ना पाई। वो किचन में गई और एक डबल रोटी ले आई, जो उसने ताज़ा ताज़ा बनाई थी 7 बौनों के लिए। उसने वो उस बूढ़ी औरत को दे दी और उससे बदले में सेब ले लिए। उसने अपने मुंह में एक नवाला डाला ही था कि वो जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। वो दुष्ट रानी अपने असली रूप में वापस बदल गई। बर्फ जैसे सफेद, खून जैसे लाल और काले काले बाल। 7 बौने तुम्हें कभी नहीं जगा सकेंगे। रानी तुरंत वापस भागते हुए महल गई और टूटे हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने आईने दीवार पर लगे आईने, कौन है संसार में सबसे सुंदर? आखिर आईने ने वो जवाब दिया जो वो सुनना चाहती थी। तुम मेरी रानी, तुम ही सबसे सुंदर हो। जब शाम को बौने घर लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़े पाया। वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही थी, वो मर चुकी थी। उन्होंने उसे उठाया और उसकी तरफ हसरत भरी नजरों से देखा। उससे बातें की, उसे हिलाया और उस पर रोए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी प्यारी बच्ची मर चुकी थी और मरी ही रही। उन्होंने उसे भूसे के बिस्तर पर लिटाया और सातों उसके गिर्द बैठ गए और 3 दिन तक रोते रहे। वे उसे दफनाने वाले थे, पर वो अभी भी इतनी तरोताजा और जीवित लगती थी। उसके गाल अभी भी खूबसूरत और लाल थे। हम इसे काली जमीन में नहीं दफना सकते, इसे सफेद ही रहना चाहिए, बेदाग जैसे कि ये है। उन्होंने एक पारदर्शी शीशे का ताबूत बनाया ताकि वो हर तरफ से दिखाई दे। उन्होंने उसे उसके अंदर लेटाया और ताबूत पर सुनहरे अक्षरों में लिखा, यहाँ लेटी है राजकुमारी स्नो वाइट। फिर उन्होंने वो ताबूत बर्फीले पर्वत पर रख दिया। चिड़िया और बाकी जानवर स्नो वाइट के लिए मातम मनाने लगे। उसी समय एक राजकुमार उस पर्वतीय क्षेत्र में आया शिकार करने के लिए। उसने बौनों की भीड़ देखी और एक शीशे के केस के गिर्द पशुओं को देखा। राजकुमार सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है उस बक्से में जो इतने सुंदर जानवरों को आकर्षित कर रहा है। राजकुमार करीब गया और पढ़ा जो सुनहरी अक्षरों में लिखा था। उसने सोचा ये वही लड़की है जिसके उसने हमेशा ख्वाब देखे। मुझे ये ताबूत ले जाने दो और मैं तुम्हें इसके बदले कुछ भी दे सकता हूँ दोस्तों। अगर तुम हमें सोना दोगे तो भी हम इसे नहीं ले जाने देंगे। प्लीज मुझे इसे ले जाने दो, क्योंकि मैं इसे देखे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा अगर तुम लोगों ने इनकार किया तो। पागल हो गए हो क्या? ये तो मरी हुई है, इसे ले जाकर क्या करोगे तुम? मैं इसे सम्मान दूंगा और इसके लिए एक स्मारक बनाऊंगा अपने महल के नजदीक, ताकि उसकी आत्मा शांति से रहे। भले बौनों को उस पर दया आ गई और उसका सुझाव स्वीकार कर लिया। राजकुमार के सेवक उसे कंधों पर ले जाने लगे, पर तभी ताबूत उठाते समय एक लड़खड़ा गया, जिसकी वजह से सेब का जहरीला टुकड़ा जो स्नो वाइट ने खाया था बाहर निकल आया। राजकुमार तुरंत ताबूत को संभालने के लिए दौड़ा। उसने उसे पेड़ के नीचे रखा और उसे निहारने लगा। वो अभी भी सुंदर लग रही थी, जैसे जीवित हो। राजकुमार ने उसका माथा चूमा। जैसे ही उसने स्नो वाइट को चूमा, उसने अपनी आंखें खोल दी। स्नो वाइट उठकर बैठ गई और फिर से जीवित हो गई। मुझे तो याद ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तुम मेरे साथ हो, मैं राजकुमार हूँ। और राजकुमार ने उसे बताया कि क्या हुआ था। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा।
तुमने मुझे रखने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि मैं मर गई हूँ। पर क्यों? तुम ही एकमात्र वो लड़की हो मेरे सपनों की। मैं तुम्हें दुनिया की किसी भी चीज से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे साथ आओ मेरे महल में। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी और मेरी रानी बनोगी? हाँ राजकुमार, पर मैं पहले अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। मैं अपने विवाह में उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। पर मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता कहीं खो गए हैं और बहुत लंबे समय से वो राज्य में वापस नहीं लौटे। ये जरूर मेरी दुष्ट सौतेली माँ की चाल होगी। कुछ कीजिए ताकि हम उन्हें ढूंढ सकें। ठीक है, तो चलो महल की तरफ चलते हैं और उनकी तलाश करते हैं। तो राजकुमार ने उसके खोए हुए पिता को ढूंढने का फैसला किया। उसने उनका राज्य जीत लिया उस दुष्ट रानी के किले पर चढ़ाई करके। उन्होंने उसका गुप्त कमरा खोजा जहां स्नो वाइट के पिता कैद थे। उन्होंने राजा को आजाद किया। दूसरी ओर जब रानी ने राजा को जेल से रिहा होते देखा, राजा और बाकी लोगों के गुस्से के डर से वो राज्य से भाग गई और फिर कभी नहीं देखी गई। राजा ने महल के दरबार में अपनी बेटी के विवाह का ऐलान किया। स्नो वाइट की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसके बाद सब हमेशा राजी खुशी रहने लगे। लिटिल मरमेड। एक समय की बात है कि नीले गहरे सागर के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था, समुद्री राजा का, जो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजा अपनी सब बेटियों से प्रेम करता था, पर अपनी सबसे छोटी बेटी नन्ही जलपरी ईवा से उसे सबसे ज्यादा लगाव था। एक दिन उसकी 5वीं बेटी की सालगिरह थी और सालगिरह मनाने सब राजा के दरबार में इकट्ठे हुए। सालगिरह मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। मुझे ये ऐलान करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी 5वीं बेटी मरीना आज 18 साल की हो गई। मैं उसे सतह पर भेज रहा हूँ धूप और ताजी हवा का आनंद उठाने के लिए। चीयर्स सभी लोगों को। चीयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। बस इतना याद रखना कि सागर की दुनिया के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन अवश्य करो तुम। इंसानी संसार सागर की दुनिया जैसा नहीं होता। हम सागर के हैं और सागर में ही रहने वाले हैं। सावधान रहना और इंसानों के करीब बिल्कुल मत जाना। पिताजी, क्या मैं मरीना के साथ जा सकती हूँ? अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है प्रिय। पर मैं इंसानों को देखना चाहती हूँ। ओ एवा, जब तुम 18 साल की हो जाओगी मैं वादा करता हूँ तुम्हें भी वहाँ जाने दूंगा। ओह नहीं। मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है राजकुमारी। मेरे पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते। सब जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करते हैं, पर कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। सिर्फ 1 साल ही तो रह गया है तुम्हारी बारी आने में। ओह सच में? ये! चलो हम फिश वॉल खेलें। वो छोटी मरमेड बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत दयालु थी। सागर के सभी प्राणियों के साथ सब उसे बहुत पसंद करते थे। दादी माँ, क्या इंसान हमारी तरह दिखते हैं? नहीं, उनकी टांगे होती हैं, हमारी नहीं। ओह, तो क्या इंसान हमसे बेहतर हैं? नहीं, उन्होंने सीखा नहीं है कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, इसीलिए सागर प्रदूषित हो गया है। मैंने सुना है वो हमसे ज्यादा जीते हैं। असल में नहीं, एक इंसानी जीवन सीमित है 100 सालों तक या उससे भी कम। और हम कितना जीते हैं? भगवान की दया से हम 300 साल तक जी सकते हैं, पर मरमेड्स मरने के बाद समुद्री झाग बनती हैं और उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम भले काम करते हैं अपने पूरे जीवन भर, तो हम अमर हो जाते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। ओह सचमुच दादी माँ? अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट दादी माँ। इंसानों को देखने की इच्छा ईवा के दिल में बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरे, नन्ही मरमेड और ज्यादा उत्सुक होती गई इंसानों को देखने के लिए। अपने 18वें जन्मदिन की एक रात पहले वो पूरी रात सो नहीं पाई।
जैसे ही वो राजा के दरबार में पहुंची, उसकी बहनें उसकी तरफ दौड़ती आईं और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद मेरी प्यारी बहनों। बहुत बहुत बधाइयाँ जन्मदिन की मेरी प्यारी ईवा। धन्यवाद पिताजी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी सबसे छोटी बेटी आज 18 साल की हो गई है। और यही सही समय है आपका वादा निभाने का महाराज। हाँ नन्ही राजकुमारी, चलो चलें, मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगा। ओह नहीं पिताजी, आपने सबको अकेले जाने दिया था। मैं संसार तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ मेरी लाडली। नहीं, जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। तुम शरारती बच्ची हो। जाओ और खुद की देखभाल करो। ध्यान रहे, इंसानों के नजदीक बिल्कुल मत जाना, तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। फिक्र ना करें राजा जी, मैं इनका ध्यान रखूंगा। ओह बहुत बढ़िया, पर सूर्यास्त से पहले आ जाना, वरना मैं तुम्हारा भरता बना दूंगा, समझे? मैं शाम से पहले लौट आऊंगा महाराज। नन्ही मर्मेड बहुत उतावली थी बाहर का संसार देखने के लिए। वो श्रिम्प से ज्यादा तेज तैर रही थी। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। ओह मेरे लिए रुको। अब मैं और नहीं रुक सकती। जल्दी ही नन्ही मर्मेड सागर की सतह पर पहुंच गई। सब कुछ उसके लिए नया था। नीला आकाश, खिली धूप और प्यारी प्यारी चिड़िया। ओह, ये कितना कमाल का है, मेरे अपनों से भी बेहतर। अरे ये कैसी आवाज है? वो एक जहाज है। और वो आदमी? ओहो, वो तो बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसा लगता है। मेरे ख्याल से वो राजकुमार है और लगता है वो अपना जन्मदिन मना रहा है। ओह, वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी राजकुमार की खूबसूरती देखकर कि वो गाने लगी। अचानक आकाश में काले बादल छाने लगे और समुद्र की लहरें गरजने लगी। ये क्या, तूफान आ गया? ओह, मैं शक्तिशाली लहरों को महसूस कर सकती हूँ। ये जहाज, सावधान रहना राजकुमार, सावधान। पर किसी ने उसका चिल्लाना नहीं सुना। हवा तेज थी और उसने जहाज को हिचकोले दिए और आखिर वो जहाज डूब गया। ओह नहीं, वो राजकुमार, हमें उसे बचाना चाहिए। नन्ही मर्मेड ने राजकुमार को बचा लिया और उस खूबसूरत राजकुमार के साथ तैरती हुई वो तट पर आ पहुंची। कृपया अपनी आंखें खोलो राजकुमार। वो इंतजार कर रही थी राजकुमार के फिर से होश में आने का। ईवा जल्दी करो, कोई आ रहा है। मुझे जाना पड़ेगा राजकुमार, अपना ध्यान रखना। ओह, लगता है कोई यहाँ मर गया है। अरे ये तो जिंदा है, चलो इसे मंदिर ले चलते हैं। तभी राजकुमार जाग गया और उसने उनमें से एक लड़की को देखा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। राजकुमार ने जाना ही नहीं कि उसकी जान बचाने वाली नन्ही मर्मेड थी। ओह नहीं, तुमने उसे बचाया और वो उसका श्रेय ले रही है। चलो जाने दो, मैं खुश हूँ कि वो जिंदा तो है। सूर्य अस्त हो रहा था, इसलिए वो वापस राज्य में चले गए। नन्ही मर्मेड उदास थी क्योंकि वो जानती थी कि वो राजकुमार को फिर से कभी नहीं देख पाएगी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राजकुमार, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझसे प्रेम करता है, वो नहीं करता है। वो प्रेम करता है, वो नहीं करता। वो प्रेम करता है, वो नहीं करता। मेरे अंदर एक पीड़ा है। क्या प्रेम इतना खराब होता है? प्रेम इस सृष्टि में सबसे खूबसूरत चीज है। हाँ शायद, सही कहा। मैं अपने प्रेम के साथ जीना चाहती हूँ। ये सागर के नियमों के विरुद्ध है। मुझे परवाह नहीं, अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे पास एक आइडिया है, पर तुम्हारी मदद करना जोखिम भरा है। राजा मेरा घुरता बना देंगे। मुझे बताओ, पिताजी की चिंता मत करो। ठीक है, कोई है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके, पर उससे निपटना बहुत जोखिम भरा है। मैं अपने राजकुमार के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस बताओ, कौन है वो? वो समुद्री डायन जो काले पहाड़ पर रहती है। वहाँ जाना बहुत जोखिम भरा है। बिना कोई विचार किए नन्ही मर्मेड और श्रिम्प महल से निकल गए।
और उसकी मांद की ओर जाने लगे। चुड़ैल ने जादुई गोले में देखा कि नन्ही मर्मेड उसकी मांद की ओर आ रही है। बेचारी लड़की। ये खत्म हो गया। राजकुमारी सबसे प्यारा और मददगार प्राणी है समुद्र का, और वो अपने भले कामों के कारण अगले जन्म में एक पवन परी बन जाएगी, और ये अंत होगा तुम्हारे सब पापों का। जैसे ही वो परी बन जाएगी, तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। ओह, देखो तो राजा की बेटी क्यों आई है डायन की गुफा में। मेरी इंसान बनने की इच्छा है। ओह, उस नौजवान राजकुमार के लिए? हाँ, मुझे राजकुमार से प्यार हो गया है। ये तुम्हारे लिए दुख लाएगा प्यारी राजकुमारी। मुझे परवाह नहीं, मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? क्या तुम उसका दिल जीत सकोगी? हाँ, मैं जीतूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें इंसान में बदल सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी। तो ठीक है, फिर मैं बदले में तुम्हारी मधुर आवाज ले लूंगी। और याद रखना, अगर राजकुमार सच में तुमसे प्रेम करने लगे, फिर तुम इंसान बन जाओगी और तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। पर अगर तुम ये नहीं कर पाई, तो तुम टूटे दिल से मर जाओगी और समुद्री झाग बन जाओगी। मैं उसके लिए कोई भी बलिदान दे सकती हूँ। तो ठीक है, ये जादू का शरबत लो, इसे सागर तट पर जाकर पीना। नन्ही मर्मेड ने वो जादू का घूंट लिया और सागर तट पर आई। वो सतह पर पहुंची और उसने जादू का घूंट पिया। अचानक एक तेज पीड़ा ने उसे बेहोश कर दिया और उसकी पूंछ टांगे बन गई। जब वो उठी, उसने राजकुमार को अपने साथ पाया। अपनी आंखें खोलो सुंदरी, तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम आई कहां से हो? मैंने तुम्हें सागर तट पर पाया और यहाँ पर ले आया। प्लीज कुछ देर आराम करो। अगले दिन नन्ही मर्मेड चलने लगी। राजकुमार ने उसे देखा और वो बहुत खुश हुआ। वाह, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वाह, तुम इतना अच्छा नाचती हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। मुझे मेरे जीवन का प्यार मिल गया। वाह, उसे तुमसे प्यार भी है। हाँ, मेरे पिताजी आ गए हैं। स्वागत है आपका पिताजी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन के प्यार से मिलें। उसने मेरी जान भी बचाई है। मैं इससे प्रेम करता हूँ पिताजी, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नन्ही मर्मेड का दिल टूट गया। मुझसे अब दिल का दर्द सहन नहीं हो रहा है। राजा ने राजकुमारी के विवाह का ऐलान किया। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। सूर्योदय की पहली किरण मेरी मौत लाएगी और मैं समुद्र में गायब हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। श्रिम्प महल पहुंचा और उसने राजा और उसकी बेटियों को सब कुछ बता दिया। ओह प्रभु, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे। मैं उस डायन की इस चाल से वाकिफ हूँ। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और उसने अपना त्रिशूल लिया और सतह की तरफ तैरने लगा श्रिम्प के साथ। उसी समय सारी बहनें डायन की मांद की तरफ तैरने लगी। हमारी बहन अब सचमुच मुसीबत में पड़ गई है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपना शाप वापस ले लें। हाँ प्लीज, हम आपका उपकार कभी भी ना भूलेंगे। कितना शर्मनाक है। महान सागर की राजकुमारियां एक डायन से भीख मांग रही हैं। खैर, मेरे पास उस जादू की काट है, पर उसके लिए उसे राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि नन्ही मरमेड जादू के खंजर से राजकुमार को मारती है, केवल तभी वो वापस अपने जल परी के रूप में आ पाएगी। बहनें सतह पर तैर कर गईं और अपने पिता को जादू की काट के बारे में बताया। उन्हें ईवा एक पेड़ के नीचे सागर तट पर बैठी मिली।
वो अपने खिलौने को देख रही थी। ईवा! पिताजी, तुम लोग आ गए। रो मत मेरी बच्ची। यदि तुम जादू को विफल करना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हें राजकुमार को मारना होगा और तभी तुम वापस अपने जल परी के रूप में आ जाओगी। नहीं पिताजी। मैं जानता हूँ तुम उससे प्यार करती हो, पर वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये अपने पिता के लिए करो ईवा। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा मेरी बच्ची। वो नन्ही मरमेड अपने पिता और बहनों को देखती है जो रो रहे हैं। उसने वो खंजर लिया और महल की तरफ चल दी। राजकुमार अपने कमरे में सो रहा था। वो खंजर राजकुमार की छाती की तरफ लेकर गई उसे मारने के लिए। ओह प्रभु, मैं ये नहीं कर सकती। बजाय उसे मारने के मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। वो अपने प्रेम से विवाह कर सकता है और खुशी से रह सकता है। गुड लक मेरे प्यार। वो वापस अपने पिता और अपनी बहनों के पास गई। खंजर पर खून के निशान ना देखकर वो चौंक गए। सूरज निकलने ही वाला था। वो सागर तट के पास पहुंची और अपने खिलौने के साथ समुद्र में कूद गई। मैं गायब होना चाहती हूँ और झाग में बदल जाना चाहती हूँ। अलविदा मेरे प्यार, अलविदा पिताजी और मेरी बहनों, मुझे माफ कर देना। अलविदा। अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे पानी से बाहर निकाला। पवन परी प्रकट हुई और उसे पानी से बाहर निकाल लिया। हे माँ, धन्यवाद मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ। मैं कहाँ हूँ? तुम हमारे साथ आकाश पर हो। हम आकाश की परियां हैं। हम यहाँ आए हैं तुम्हारी उदारता का इनाम तुम्हें देने। इंसान और सागर के प्राणी के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर प्रेम के कारण अब तुम्हारी आत्मा अमर हो सकती है और शायद भविष्य में तुम मानव रूप में जन्म ले सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद परी माँ। नन्ही मरमेड ने अंतिम बार सबको अलविदा कहा। मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगी मेरे राजकुमार। अपने अगले जन्म में तुम दोबारा मेरे प्रेम बनोगे। अलविदा मेरे प्यार, अलविदा। वो ऊपर और ऊपर चलती गई पवन परियों के साथ स्वर्ग में।